एनसीएन के टॉक शो में मैं हूं सैमसन जावेद और मेरे साथ मेरी साथी मेजबान नुसरत भट्टी जिनका तलक अमेरिका से है। अब तमाम नाजरीन को खुशामदीद। और आज के हम अपने मेहमान डॉक्टर शहजादा तहसीन गुल साहब को खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज एक और भी बड़ी खबर है हमारे पास कि नए चीफ जस्टिस फायज काजी फायज साहब ने हलफ उठा लिया है। और याद रहे कि इससे पहले वो जड़ावाला सानिया पे मसीहों से यकजहती के लिए गए और उनको गिफ्ट भी तकसीम किए। इस हवाले से हम उनसे तवक्कुआत कर सकते हैं कि वो इस पर ज़रूरी इकदाम करेंगे। आज 1 माह 1 दिन हो गया है, क्योंकि आज 17 है, 16 अगस्त को ये सानिया पेश आया। और इस हवाले से 1 महीना 1 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक जेटीआई की रिपोर्ट पेश नहीं हो सकी हाई कोर्ट में भी, और ना ही सुप्रीम कोर्ट को अभी तक ये रिपोर्ट दी गई है। तो नाजरीन, आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है सानिया जड़ावाला और लंदन में एहतजाजी मुजाहरा। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से मुलाकातें, उसका क्या नताइज हुए और हकीकत क्या है, ये बहुत सारे सवालात हमारे सामने आए हैं। कई लोगों को ये पता नहीं था कि किन्होंने अरेंज किया। ये हमारी मेज़बान पूछ भी सकती हैं। तो हमारे आज के मेहमान डॉक्टर शहजादा तहसीन साहब किसी भी तारफ के मुताबिक नहीं। और एक मैं ज़रूर कहूँगा कि इनकी बैकग्राउंड, इनका तल्लक एक कन्वर्ट फैमिली, या कह सकते हैं कि इनके वालिद मोहतरम एक मुस्लिम थे जो कन्वर्ट हुए। इस हवाले से इनके साथ खान साहब लगाया जाता है, वो उनका खान फैमिली से तल्लक था। और ये तकरीबन 30 सालों से, 30 एक बड़ा अरसा होता है जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। 1993 में क्रिश्चियन वॉक का आगाज किया। 2005 में यीशु मसीह यानी जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री का आगाज किया। 2014 में इन्होंने LACF लूटन एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप का कैंप किया। फिर इनकी हाई एजुकेशन, इन्होंने डॉक्टरेट की, डीवी, फिर MDV, इस तरह इन्होंने अपनी डॉक्टरेट भी कंप्लीट की 2021 में। मजहबी स्कॉलर हैं। मिनिस्ट्री के अलावा सॉफ्टवेयर कंपनी में सेल डायरेक्टर हैं। तो आप सब जानते हैं इनके भाई भी हैं। तारफ तो खुद अपना तारफ होता है, लेकिन तस्कीन खान साहब भी एक चैनल चलाते हैं, फिर आवाम शो करते रहे हैं, इससे भी जान पहचान है। लेकिन ये दोनों भाई एक से एक बढ़कर हैं। मैं गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे लेके जाऊं तो मैं गुजारिश करूंगा नुसरत भट्टी साहबा को कि आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। फिर मैं तमाम नाजरीन को NCN TV की जानिब से खुश आमदीद कहूँगा। जी नुसरत भट्टी साहबा। शुक्रिया सैमसन साहब। एक दफा फिर नुसरत भट्टी की जानिब से तमाम नाजरीन और हमारे ऑनरेबल गेस्ट शहजादा तहसीन गुल खान साहब को अपने प्रोग्राम में NCN TV की तरफ से खुश आमदीद कहती हूँ। और इनसे पूछते हैं अपने और नाजरीन के जहनों में चलने वाले सवालात को। तो तहसीन साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि 16 अगस्त को पाकिस्तान के शहर जड़ावाला में बहुत सी मसीही इबादत गाहों और उनके घरों को जला डाला गया। पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया और ये सिलसिला ओवरसीज मुल्कों में अभी तक जारी है। बरतानिया में मसीहियों की काफी बड़ी तादाद रहती है और 21 अगस्त को बरतानिया के चर्चिज और मुख्तलिफ तंजीमों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज किया, लेकिन पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अपने दफ्तर से बाहर तक नहीं आए मसीहियों के साथ अपनी यकजहती का इजहार करने के लिए। और फिर दो मुख्तलिफ ग्रुप ने मुख्तलिफ औकात में अपनी कैपेसिटी पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से मुलाकात भी की। तो क्या आप हमें उसकी तफसीलात के बारे में बताएंगे कि उस दिन आप लोगों की हाई कमिश्नर से क्या बातचीत हुई और इस मुलाकात के क्या नताइज निकले? थैंक यू वेरी मच नुसरत जी। आपका, सैम भाई, आपका, सैमसन साहब,
मुझे आपने मदऊ किया इस प्रोग्राम में, और मैं आपका एक नाजिर हूँ, यानी कि आपके प्रोग्राम को सुनता देखता रहता हूँ और फॉलो भी करता हूँ। और खुदा आप दोनों को बड़ी बरकत दे और इस प्रोग्राम को मसीही कौम की आवाज़ के तौर पर और ज़्यादा बढ़ाए। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, मैं एक दफ़ा फिर कंडेम करता हूँ ये जो हुआ वाक़या, ये हादसा हुआ, इसको हादसा या सानहा कहना चाहिए, जो कि हमारे कौम के साथ हुआ और पहली दफ़ा नहीं हुआ। और हम इस प्रोग्राम में लेटर ऑन उन तमाम चीज़ों के तनाजुर में भी देखेंगे कि ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं, और उनको रोकने के लिए, उनके सद्भाव के लिए क्या करना चाहिए, या ऐसे क्या इकदामात हम सजेस्ट कर सकते हैं। जड़ावाला में जो कुछ हुआ ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। हम इसने शांति नगर के, गोजरा के और बाकी ऐसे और दिलखराश वाक़यात के ज़ख्मों को फिर से हरा कर दिया। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं जिनको हम लेटर ऑन प्रोग्राम में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि अमूमन इस तरह के वाक़यात जो होते हैं उनके पीछे कोई भी मजहबी बेहुरमती या ऐसा की चीज़ नहीं होती, ज़ाती रंजिशें और स्कोर सेटलिंग और इस तरह के वाक़यात होते हैं। हम आगाज़ करते हैं कि आपने कहा कि दो ग्रुप्स मिले। बेसिकली ये जो प्रोग्राम किया गया था अरेंज, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं काशान बेनेट, उन्होंने बेसिकली वहाँ पर टाइम लिया था एम्बेसी के सामने, जो जो मेरे इल्म के मुताबिक है। और उनके साथ दो तीन और लोग शामिल थे। तो तस्कीन से भी मेरी इस बारे में बात हुई और फिर बताया कि उस वक़्त चूँकि हालात ऐसे थे, हमें इस चीज़ से कोई, मुझे ज़ाती तौर पर इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं थी कि जी भाई किसने जाके अरेंज किया प्रोग्राम, किसने जाके इजाज़त ली, किसने जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, जो लंदन की पुलिस है, उनसे जाके दरख्वास्त दायर की कि हम ये मुजाहरा करना चाहते हैं। क्योंकि उस वक़्त हालात ऐसे थे और दुख, गम, गुस्सा, ये सब चीज़ें, इतना ज़्यादा इमोशंस इकट्ठे थे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अरेंजमेंट किसने किया है, हम सब ने कहा कि जी हम ज़रूर आएंगे। हम अपने चर्चेज़ में, अपने दोस्तों तक, जहाँ जहाँ ये मैसेज जा सकता था। और मैं, खुशाइंद बात जो थी वो ये थी कि आम जो लोग हैं, आम जैसे आप लोग हैं, हम लोग सारे जो शायद जो अरेंजमेंट में शायद मुलव्वस नहीं थे, लेकिन ये था कि हम सब मोटिवेटेड थे। हम सब ने कहा कि जी नहीं, ज़रूर जाना है। मुझे फिर एक और दावतनामा आया। वो दावतनामा जो था वो डॉक्टर रोबिन्सन अस्कर साहब हैं, उनकी तरफ से आया, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उनके साथ मैं ज़िंदगी टीवी पे बिब्लिकल प्रोग्राम्स भी करता हूँ। और उन्होंने मुझसे कहा कि हमने एक टीम तश्कील दी है तकरीबन 5 या 6 लोगों की, तो हम अंदर जाएंगे एम्बेसी के। तो मैंने उनसे कहा कि आप बताएं कि ये इस अंदर जाने का जो, क्या हम इस मामले में अंदर जा रहे हैं जड़ावाला के सिलसिले में, या। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पहले से मीटिंग तयशुदा थी, तो हम उस मीटिंग को हम कैरी ऑन करेंगे। तो क्योंकि नए एम्बेसडर आए हैं, क्योंकि एक चीज़ ये भी याद रखी जाए कि जो हमारे यूके में इस वक्त एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, वो लिटरली उन दिनों में मेरा ख्याल उनका तीसरा या चौथा दिन था। तो बहरहाल मेरी फिर दो चार और लोगों से भी बात हुई, तो मुझे पता चला कि दो और टीमें हैं जो कि शायद अंदर जाएंगी, और वो मुख्तलिफ टीमें वहां पर अंदर गईं। हम जो थे, हम सेकंड टीम थे, यानी हमसे पहले एक ग्रुप ऑलरेडी अंदर जा चुका था। मुझे उस बारे में नहीं मालूम कि उन्होंने कैसे इस चीज़ को अरेंज किया, या उनके जाने का मकसद प्योरली जड़ामाला के वाले से था। बहरहाल जो मुझे पता चला एम्बेसडर साहब की मार्फत, वो ये था कि उन्होंने इन राइटिंग अपनी यादाश्त पेश की हैं और अपने कुछ सजेशंस दिए हैं। फिर जब हमारी बारी थी, हमने भी किया, तो एम्बेसडर साहब ने कहा कि आप लोगों के बाद एक और ग्रुप है। मुझे उसके बारे में नहीं पता कि वो कौन सा ग्रुप था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक और ग्रुप भी अंदर जो है वो आएगा। बहरहाल हमारा ज़्यादा टाइम जो स्पेंड हुआ वो बाहर हुआ। जो लोग अंदर गए थे वो उन्होंने बाहर आके तकारीर भी की, मैंने खुद भी बाहर आके तकरीर की। और बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने डिसाइड किया एहतजाजन कि वो अंदर नहीं जाएंगे, ये बंदों के शायद उनका नाम लिखा हुआ था या उनको दावत आई थी। तो मेरा अंदर जाने का जो ख्वाहिश थी, वो पहली तो बात ये थी कि मैं कोशिश ये करना चाह रहा था कि हम इन कैमरा जो है वो इनको लें, यानी कि जो एम्बेसडर साहब हैं उनको हम कैमरा पर लें, वीडियो जो है वो हम बनाएं और उनसे बातचीत करें, और सारा कुछ रिकॉर्डेड हो और बाद में हम उसको एयर करें। क्योंकि मैं इस चीज़ से सख्त डिसएग्रीमेंट में हूँ कि हम सिर्फ अंदर जाकर फोटो सेशन करवाएं या ऐसा कुछ नहीं है। आई वाज वेरी अपसेट एज वेल, क्योंकि तो शहजादा जो, साहब, जी। तो मुझे आप ये बताएंगे कि एम्बेसडर साहब उठ के बाहर क्यों नहीं आए और फिर अपने लोगों से, अपने मसीहों से इजहार यकजहती करने के लिए? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सानिया था हमारे हम्म, लिए, हम्म। और हमारे जज्बात के बारे में वो जानते थे। ये बड़ी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट की है, ये बड़ी दुख की बात है
और ये एक जेस्चर ऐसा होता अगर वो आते, ऐसा जेस्चर जरूर होता कि उससे हमारे लोगों को एक तसल्ली मिलती। ऑब्वियसली जो बाहर एहतजाज हो रहा था या तकारीर हो रही थी वो किसी भी तरीके से कुछ वायलेंट नहीं था। इट वाज जस्ट लाइक अपने जज्बात का इजहार जरूर था तकारीर की सूरत में। और वी हैड अ बिग बैरियर जिसके पीछे हम सारे थे, और हम गीत गा रहे थे और बड़े पुरअमन तरीके से अपने ख्यालात का इजहार किया। तो ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि एम्बेसडर साहब को कोई खतरा फील होता है एक सेकंड के लिए भी कि भाई मैं जाऊंगा। दूसरी बात ये थी कि वहां पर काफी हैवी प्रेजेंस थी जो अथॉरिटीज की यानी पुलिस की भी थी। तो ऐसा कोई किसी का इरादा था भी नहीं, बल्कि एक दो स्पीकर्स ऐसे थे जिन्होंने एंटी पाकिस्तान बात करने की कोशिश की, तो बाकी सब ने एकदम उनको रोका भी। और यानी कि यूनानिमसली सारी जो क्राउड था उन्होंने कहा नहीं, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम जो है वो हम दुखी हैं अपने लोगों के बारे में। लेकिन मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी जब एम्बेसडर साहब से बात हुई, मैंने जब उस ग्रुप में बैठे हुए थे, मेरे साथ दो तीन लोग ऐसे थे जो कि कोई खास बात नहीं कर रहे थे वहां पे, और वो सिर्फ अपने बारे में ज्यादा बताना चाह रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि मैंने एकदम फिर वो बात उचक ली और मैंने उनको टोका, और फिर मैंने कहा नहीं भाई, हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो बात होनी चाहिए। एम्बेसडर साहब वहाँ पे थे, उनके साथ डेप्यूटी एम्बेसडर भी थे, डेप्टी हाई कमिश्नर जो थे। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि हमें आपसे क्वेश्चन करने, आप को कैमरा पर हम लेंगे वीडियो पे, और आप जब तक हैप्पी नहीं होंगे अपने आंसर से हम उसको एयर नहीं करेंगे। अगर आपको रीटेक लेनी होगी आप कर लीजिएगा। एम्बेसडर साहब थोड़े वो इस बात से अग्रीड लग रहे थे, लेकिन एकदम वो डेप्टी एम्बेसडर जो थे वो थोड़े से, मुझे लगा कि वो एकदम उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा जी हमारा प्रोटोकॉल नहीं है। तो मैंने कहा ये इसमें प्रोटोकॉल की बात नहीं है, आप जो मीडिया है उसको तो इंटरव्यू देते ही हैं, तो ये समझे कि हम क्रिश्चियन मीडिया हैं, और हम चाहते हैं कि हम जो अंदर बात अभी करें वो बाहर के लोगों को पता चले, और उससे आपका अच्छा सॉफ्ट इमेज जाएगा। अगर आप अच्छी बात कर रहे हैं, अगर आप हमारे साथ यकजहती का इजहार करते हैं, अगर आप ये तावन करते हैं, तो फिर एक अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन उसमें फिर ये हुआ कि बारहा कोशिशों के बाद, तीन चार कोशिशों के बाद उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा करें कि आप हमें कोट कर दें, यानी कि आप डायरेक्ट हमारा नाम लेके बाहर जाके बात करें। लेकिन मैं खुद डिसअपॉइंटेड था, मेरा दिल नहीं किया कि मैं फिर ज्यादा बैठता, क्योंकि लेकिन फिर भी हमने बात चूंकि करनी थी वो करके हम अपनी गुजारिशात और सिफारशात लेकर वहां पर जो उन्होंने उनको बताया वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिफारशात की। लेकिन ये था कि फिर मैं जल्दी से वहां से निकल आया, और बाकी लोग जो थे वो अपनी तस्वीर के लिए खड़े रहे, लेकिन मैंने कहा कि सॉरी आई जस्ट नीड टू गो बिकॉज, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद वो बाहर आते और शायद आकर इजहार यकजहती करते, और अगर ऐसा करते तो एक जरूरी यानी कि एक बहुत अच्छी वो इमेज आता। मेरा ख्याल है कि हॉलैंड में और बाकी जो यूरोपियन एक दो कंट्रीज में जब एहतजाजी मुजाहरे हुए तो वहां पर ऐसा हुआ कि वहां के जो एम्बेसडर थे वो आए। तो ये साबित करता है कि जो एम्बेसडर साहब हैं वो या तो एरोगेंट हैं, या मतलब कि जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज हैं, या तो पर्सनली शायद उनकी मैं बात ना करूं, या तो वो एरोगेंट हैं या फिर बहुत डिस्टेंट हैं, यानी कि उनका एक फासला ऐसा है कि वो प्रोएक्टिव एफर्ट नहीं कर रहे इस मामले में। यानी कि उनको करना चाहिए कुछ ना कुछ ऐसी बात जिससे अच्छा लगे, और कम्युनिटीज को, स्पेशली जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनको एक अच्छी फीलिंग आए कि भाई ये हमारे दुख दर्द में हमारे साथ खड़े हैं, या हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं इंसानियत के लेवल पे। तो तहसीन साहब, क्या आपको लगता है कि इस एहतजाज और मुलाकातों का हमें और हमारी मसीही कौम को कुछ फायदा हुआ? यस एंड नो। यस इसलिए कि एक लॉन्ग रन में शायद कुछ हो जाए। नो इसलिए, और बिग नो वो ये है कि, बल्कि दो या तीन रीजंस है, मैं उनको टेक्निकल बुनियादों पे आपको बताऊंगा। पहली बात ये है कि जो इधर एम्बेसी हैं उनके पास कोई खास इख्तियारात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी की तश्कील होती है उसके लिए पाकिस्तान में बैठना, पार्लियामेंटेरियन जो कैबिनेट डिवीजन है या पार्लियामेंट डिवीजन है या अदालती निज़ाम है, उनका हिस्सा होना या उन लोगों से बातचीत होना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बड़ी बात है। और जैसे अभी सैमसन साहब ने बताया कि काजी फायज ईसा, चूंकि उन्होंने पर्सनली विजिट किया, तो उनसे एक थोड़ी सी उम्मीद है इस मामले में। दूसरा ये है कि एम्बेसडर्स जो होते हैं वो पॉलिटिकली ड्रिवन होते हैं, यानी कि जो एम्बेसडर हैं इनकी एक ड्यूरेशन है, मतलब कि साल, 2 साल, 3 साल, मोस्ट प्रोबेबली 4 या 5 साल, डिपेंड करता है कि जो आने वाली हुकूमत है या जो उस वक्त हुकूमत है वो कितनी देर चलेगी। ठीक है, तो इनके पास यानी कि जो इनका टेन्योर है वो ऐसा है कि आप परमानेंट रिलेशनशिप नहीं बना सकते। और तीसरा ये है कि जो फोरम जो ज्यादा इम्पैक्टफुल है, जो कि पाकिस्तान को मजबूर कर सकता है, और ये हमने आसिया बीबी के केस में देखा था कि वो यूरोपियन यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा
यूएनओ और जो यूरोपियन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके सामने अगर ये जाकर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान, जो मर्जी कह लें, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉरेन एड पे। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ट्रेड पे और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जो दरामदात और बरामदात हैं, यानी कि इनकमिंग और आउटगोइंग इनकी जो हैं उनके मामले में। तो अगर उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए तो एक तरह से हम वी आर जस्ट लाइक फोर्सिंग थिंग्स फ्रॉम अबव, तो दैट वुड बी मच मोर इम्पैक्टफुल। बहरहाल चूंकि उस वक्त अरेंजमेंट यही किया गया कि भाई पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने करना है एहतजाज, तो चूंकि एहतजाज करना था और वो मामला नया था तो इसलिए हम सब शामिल हुए। लेकिन मेरा ज़ाती राय ये है कि अगर हम 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने करते या पार्लियामेंट हाउस के सामने करते तो ज़्यादा बड़ा क्राउड लेके जाते, या फिर यूरोप में अगर जैसे हैं तो यूरोपियन यूनियन जो है उनके साथ ये काम किया जाए तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि ये वो बॉडीज हैं जिनके आगे पाकिस्तान झुकता है। तो तो एम्बेसी को ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं कुछ खास समझती। हाँ जी। तहसीन साहब, हाई कमीशन के सामने एहतजाज करने के थोड़ी देर के बाद एहतजाज 10 डाउन स्ट्रीट की तरफ मुंतकिल हो गया, तो उसकी क्या वजह थी? और दूसरा ये कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं था कि ये 10 डाउन स्ट्रीट की तरफ मुंतकिल हो रहा है, जिसकी वजह से वो वहां पर पहुंच नहीं पाए। तो ये एहतजाज हाई कमीशन ऑफिस के सामने से 10 डाउन स्ट्रीट की तरफ मुंतकिल करने की वजह पे थोड़ी रोशनी डालेंगे? इस पे सबसे ज्यादा रोशनी, मौसर जो रोशनी है वो ही डाल सकते हैं जिन्होंने ये अरेंज किया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आई बिलीव के जो अरेंजमेंट करने वाले जो लोग थे उनके जहन में ये रहा होगा कि हम एक ही तीर में दो शिकार करेंगे, यानी कि लोग निकले हुए हैं, मोटिवेटेड हैं, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों जगहों पे कर लें। एम्बेसी की एक अपनी अहमियत है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है ये वजीर आजम बरतानिया का घर है, जहाँ पर वो रहते हैं, उनका ऑफिस है और बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के साथ है। और ये एक यानी हिस्टोरिक प्लेस है, उसके आगे बाकायदा एक जगह बनी हुई है जहाँ पे एहतजाज किया जाता है, या जगह एहतजाज करने वालों के लिए। और बड़े ढेरों ढेर लोग हजारों मुख्तलिफ इश्यूज पर जाकर वहाँ पर एहतजाज वगैरह रिकॉर्ड करवाते रहते हैं। अब दोनों पर जो एहतजाज किया गया, ये आई थिंक इट वाज अ बैड अरेंजमेंट, मिसमैनेजमेंट थी। और एक तरह से उसका रीजन ये था कि एक तो ये वो बड़ा गर्म दिन था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल डे था इन अ वे, कि लोग जो थे वो, आपको पता है कि भूख प्यास भी होती है, घर से निकलते हैं। और लोग जो आए थे ये हम हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा था उस जगह पे पहुंचने में, हमारे यानी घरों से जितना दूर है। लोग बड़ी बड़ी दूर से आए थे, कुछ 3-3 घंटे की ड्राइव करके आए थे। अच्छा, उधर खास कोई ऑब्वियसली खाने पीने का इंतजाम तो नहीं था, हर एक को अपना अपना ही देखना था। तो जो मैंने नोट किया वो ये था कि ज्यादा जो कुव्वत सर्फ हुई, और जैसे आप आते हैं आप फ्रेश होते हैं, आपका जो टेम्परामेंट होता है, आपका जो स्टेमिना होता है, वो जो इनिशियल जो स्टेज होती है उस पर लगता है। और लोगों ने बड़े नारे लगाए, सारा बड़े जोश और खरोश से एम्बेसी के सामने किया। लेकिन वहां पर जब अनाउंसमेंट हुई कि अब हमने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे जाना है, क्योंकि उधर भी टाइम लिया हुआ है, तो एक सर्टन टाइम बुक्ड था, यानी कि जो उधर एहतजाज का था मेरे ख्याल 12 से 4 या इस तरह कुछ, और बाद में 1-1.5 घंटा 2 घंटे उधर भी था। तो ज्यादातर क्राउड जो था वो टायर्ड हो चुका था, भूखे थे, उनको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए था। फिर ये भी है कि लोकल नहीं होते ज्यादातर लोग, बाहर दूसरे सिटी से आए होते हैं, तो उनको ज्यादा इल्म नहीं है कि कितना दूर है, तो वो लोग डिस्करेज हो जाते हैं। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे मेरा ख्याल नंबर जो थे वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थे। इनको बेहतर यही था कि 2 डिफरेंट वीक्स में ये कर लेते। जी। तहसीन साहब, ऐसा नहीं था कि अगर इसको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किया जाता और इसको 10 डाउन स्ट्रीट से शुरू किया जाता तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता? एग्जैक्टली ये मैं कह रहा हूँ कि डिसाइड ये करना चाहिए था कि ये जो एहतजाज है ये ज्यादा बड़े इदारे के सामने किया जाता, जो कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। और मेरा जाती ख्याल था, अगर अरेंजमेंट कर रहा होता तो मैंने ऐसे ही सजेस्ट करना था। लेकिन उसमें डेफिनेटली ये बात है कि हमारे पास जो दुख की बात है, जो हमारी कम्युनिटी में, जो इधर शायद अमेरिका में भी शायद ऐसा ही हो, कि एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं है कोई। और जो हमारे मसीही जो लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, इसमें इंडियंस को भी शामिल कर सकते हैं कि इंडिया में भी तो क्रिश्चियन लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन मैंने देखा है कि इंडियंस वो एक अपना अलहदा रखते हैं, इंडियन क्रिश्चियंस, और हमारे पाकिस्तानी क्रिश्चियंस एक अलहदा वो अपना सिस्टम रखते हैं, मिक्स ज्यादा नहीं होते फॉर सम रीजन। चलें अगर ऐसा है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिश्चियंस की भी एक होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव कमेटी। गोट कहाँ पर आकर फंसती है, यानी कि हम कहाँ पर आकर बॉटल नेक फील करते हैं, वो ये है कि इसके बल्कि 2 रीजन हैं। एक तो रीजन ये है
कि हम में से हर एक चाहता है कि हम चौधरी हम बने जी, हमें चेयरमैन बनाया जाए, हमें ओहदे दिए जाए, ठीक है ना। ये एक बहुत रबिश बात है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को गुज़श्ता कई सालों से, दहाइयों से चलाया जा रहा है, वो अब चलने से भी माजूर हैं, ठीक है ना। वो कभी किसी जमाने में मेयर रह चुके हैं, या किसी जमाने में वो रह चुके हैं, क्या उसका नाम है, काउंसलर्स या जो भी। लेकिन अब वो दौर गुजर गया है। वो जिस जमाने में शायद सीट ऑफ पावर में थे, उसको भी गुजरे 20 22 25 साल तहसीन से साहब, ज्यादा कर्जा गुजर। जी। तहसीन साहब, मैं एक बात जी। पूछना चाहूंगा। जी। बातें तो खैर ये पूछेंगी, लेकिन एक बात जरूर पूछूंगा कि जी। एक नजर जो आता है ना, वो लंदन लॉबी एक नजर आती है, करीबी वाले के वो ज्यादा एक्टिव हैं। जी। अब जो दूर रहते हैं उनका क्या कसूर है कि वो कोई ऐसा अरेंज नहीं किया जाता कि हम्म। वो भी एक पार्टिसिपेट करें या अलग से पार्टिसिपेट करें या इस तरह। जी। और नुमाया नजर वो आते हैं, और लगता है ऐसा ही है जैसे लंदन के कुछ लोग जो है वो ज्यादा नुमाया या कम्युनिटी की ज्यादा खिदमत कर रहे हैं। हम्म। इसकी इसकी वजह जरूर ये बताइएगा। जो जी। नजर भी आया वहां, ये अब बड़ा कामयाब था, बड़ा था, लेकिन कुछ मखसूस लोग जो थे वहां पे स्पीचेस हम्म। जो कर रहे थे, इसकी जी। वजह भी जरूर बताइएगा। जी। अच्छा, उसमें उसमें ये है कि जो आपकी बात बजा है कि जो जो लंदन के लोग हैं वो ज़्यादा आगे आगे। उसका रीज़न शायद ये भी है कि जो एम्बेसी के साथ, जो हाई कमीशन के साथ एक कनेक्शन बनाया हुआ है। मुख्तलिफ जब वजूहात हैं, मुख्तलिफ रीजंस की वजह से लोग जाते हैं उनके प्रोग्राम्स में, जैसे योम अकलियत है, या क्रिसमस के मौका पर, या 14 अगस्त के मौके पर, मतलब एक गेस्ट लिस्ट बनी हुई है एम्बेसी की। और उस गेस्ट लिस्ट में क्या है कि नाम जो है वो दर्ज हैं, और उनको ईमेल्स आती हैं, ठीक है। जो बाहर के कुछ लोग हैं उनको भी आती हैं, लेकिन आई बिलीव कि इसका हल जो है ना, वो जैसे मैंने पहले सजेस्ट किया है, दूरियां फासले इतने कोई मीनिंग नहीं रखते। सैमसन साहब, आप जहाँ पर बैठे हैं, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, नुसरत साहबा जो है वो अमेरिका में बैठी हुई इस वक्त। तो फासले तो बिल्कुल बेमानी हो गए, हम सारे मिलकर कर ही रहे हैं ना प्रोग्राम, बात अभी कर ही रहे हैं। तो अब जो है वो एक ऐसा नेटवर्क होना चाहिए, हो सकता है आपका ही नेटवर्क इस मामले में किरदार अदा करे, कि एक सेम मैसेज सब तक पहुंचाया जाए। और हम अमूमन प्रॉब्लम जब आती है, जब कोई गांव सड़ जाता है या जला दिया जाता है या किसी घर पे हमला हो जाए, उसके बाद एकदम हम सोचना शुरू कर देते हैं, हमारे जो घोड़े हैं वो दौड़ने शुरू हो जाते हैं, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू कर देते हैं। जब चीजें ठीक हों, ये सिस्टम्स तब बनने चाहिए जैसे अभी है, ठीक है ना। अभी जैसे मामला आता है, कोई हम किसी डिजास्टर की बात नहीं कर रहे, डिजास्टर रिकवरी की बात नहीं कर रहे, ये टाइम है प्लानिंग का। इसमें हम एक तश्कील दें ऐसा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसमें हर शहर और तरह तरह की कलीसियाओं, क्योंकि आप देखें ना कि हमारे डिनोमिनेशंस का भी सारा सिस्टम है, हमारे और भी सिस्टम्स है, हमारी मुख्तलिफ पहचाने हैं। तो हर किसी का कोई ना कोई एक नुमाइंदा जो कि वो खुद ही मुकर्रर करें, वो ऑलरेडी अवेलेबल हो, ठीक है ना। तो ये सब होना बड़ा जरूरी है। लंदन के लोग जो हैं वो इसलिए ज्यादा उसमें आगे आ रहे हैं, जिसका मैं कहूँगा कि शायद उन्होंने नेटवर्किंग अपनी ज्यादा वो की है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो मुझे जो फील होता है कि फर्ज करें सैमसन साहब, अगर आपके कुछ ताल्लुकात हैं एम्बेसी में, तो आप कोशिश ये करेंगे कि भाई दूसरों को पता ही ना लगे कि ये कैसे ताल्लुकात हैं। ये भी मैंने देखा है, ठीक है ना। तो अभी जैसे पिछले दिनों में एक साहब गए हुए थे वहां पे योम दिफा के प्रोग्राम में, और वो बड़े फखरी अंदाज में फेसबुक पे लाइव जाके कह रहे थे कि मैं वाहिद मसीही हूँ जिसको बुलाया गया। तो ये फखर की बात नहीं है, ये शर्मिंदगी की बात है कि भाई आपके साथ और कोई ऐसा बंदा नहीं है आपको मिला कि जिसको आप लेके जा सकते थे, ठीक है ना। ये कहना कि जी मैं वाहिद मसीही हूँ जिसको इनवाइट किया गया है, तो उसमें फिर या तो ये है कि आपको अगर उन्होंने, पाकिस्तान एम्बेसी ने आपको मसीही कौम का सदर मान लिया है या कुछ भी मान लिया, तो फिर आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि जी आप कौम के लिए आवाज बुलंद करें। या तो आप आस्तर मलका की तरह उठें और कहें कि जी मैं बादशाह के महल में हूँ, तो मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट करूंगा, ठीक है ना, कवानीन की तब्दीली और ये वो सब। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हमें वाहिद मसीही एक बंदा जो कि जाके खाना खा के वीडियो डाल के आ जाए और कि जी मैं उधर हुआ है। हमें में भी ऐसा ग्रुप चाहिए। और ये बात मैंने एम्बेसडर साहब के सामने भी रखी थी। मैंने कहा था कि ये जो सिस्टम है ये चेंज होना चाहिए। मैंने कहा आपको हमारे नाम ना तो याद रहने हैं, ना हमारी शक्लें याद रहनी है, ठीक है ना ये। तो आपको एक ऐसी मीटिंग तरतीब देनी चाहिए, ठीक है ना, जिसमें वंस अ क्वार्टर एक रिपोर्ट बिल्डिंग हो। जैसे हम जब सेक्युलर जॉब्स करते हैं, हम सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करते हैं और तरह तरह के, तो इसको कहते हैं क्वार्टरली बिजनेस रिव्यू, ठीक है ना। हम ऐसे रिव्यूज रखें कि एवरी
क्वार्टर एक मीटिंग रखें, मुख्तलिफ जैसे आप बाकी लोगों के साथ करते हैं, आप मसीही लोगों के साथ एक करें। हम खाने पीने के लिए नहीं आएंगे, हम सिर्फ बात करने के लिए घंटे की मीटिंग हो, और आप उसमें बातचीत करें कि आप लोगों के मसाइल क्या हैं, आप लोगों को बेहतरी नजर आ रही है, कोई सिस्टम बेहतर आता तो नजर आ रहा है, कुछ और सजेस्ट करना चाहते हैं ये। तो उसमें फिर हम मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ एरिया के जो यूके से हैं नुमाइंदे उसमें बिठाएं, और थोड़ा सा बर्दाश्त करके चले मसीही लोग एक दूसरे की, उसमें शेखीबाजी और ये ना हो कि जी भाई कि जी मैं जा रहा हूँ तो देखो जी मेरे साथ और कोई ना जाए, ये गलत बात है। दूसरी बात है कि चले अगर आप एक्सक्लूसिव आपको एक्सेस मिली भी हुई है तो फिर भाई कुछ करो काम के लिए। अगर एक बंदा जिसको मिल गई है एक्सक्लूसिव एक्सेस, वो एम्बेसडर की गोद में जाके बैठ जाता है और वो कहता है जी मैं तो इतना फ्री हूँ कि मैं तो उनके साथ जो है वो बिल्कुल ही शीरो शकर हूँ, तो फिर अगर ऐसा है तो फिर दुनिया के अंदर एक इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए उस ताल्लुक का। अगर वो ताल्लुक है आपका, खुदा का शुक्र है अगर है, लेकिन अगर वो ताल्लुक जो है वो सिर्फ आपकी जाती तस्कीन के लिए और जाती तशहीर के लिए, तो फिर वो गलत ताल्लुक है। मैं समझता हूँ उस ताल्लुक का ना ही होना बेहतर होता, क्योंकि उसमें नुकसान ये हो रहा है कि ताल्लुक भी है और कुछ हो भी नहीं रहा। एम्बेसडर को लग रहा है कि भाई मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को राजीबाजी कर रहा हूँ क्योंकि ताल्लुक है, लेकिन उल्टा फायदे की बजाय नुकसान ही हो रहा है। अच्छा तहसीन साहब, कुछ लोगों के जहनों में एक और सवाल गर्दिश कर रहा है कि इस एहतजाज के पीछे कौन से चर्चेज या तंजीमें थी, क्योंकि उन्हें तो एक कॉल दी गई और वो अपनी मसीही कौम के साथ यकजाती के इजहार के लिए वहां पे आ गए, बट उनको ये मालूम नहीं है कि वो कौन सी तंजीमें और चर्चेज हैं जो इस एहतजाज के पीछे थी। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? मैं अगर क्वेश्चन को ठीक समझा हूं तो मेन चीज ये है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि एहतजाज के पीछे जो है वो, मतलब हमें पता होना चाहिए था कि किस तंजीम ने ये एहतजाज करवाया है। अगर ऐसा है तो उससे अचीव क्या करना चाह रहे हैं? तहसीन साहब, असल में कुछ जो तासर वहाँ आया है यहाँ के ज्यादा मजहबी रहनुमा या चर्चिस बड़े नुमाया थे। वहाँ पे जो ले मैन वहाँ पे नुमाया नहीं, इसलिए जरूरी भी है कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हमें नहीं पता कि किसने मैनेज किया है, किसने अरेंज हम्म। किया है। जी जो बिल्कुल। मैं भी इन टच था, लेकिन जब आई कि किसने किया है किसने नहीं। जी आई बिल्कुल, थिंक। मेरा अगला जी। क्वेश्चन यही था कि जब इतना बड़ा एहतजाज इन्होंने अरेंज किया था तो इंटरनेशनल मीडिया वहां पे नजर नहीं जी। आया। सिर्फ लंदन ने एक छोटी हम्म। सी कॉर्नर में न्यूज लगा दी। तो जी। इंटरनेशनल मीडिया को कवरेज के लिए क्यों नहीं बुलाया गया, ताकि ये चीज हाईलाइट हम्म। होती कि हम पाकिस्तानी इस वक्त मसीही पाकिस्तानी, चाहे वो कहीं भी रह रहे हैं, चाहे वो बर्तानिया में है या लंदन में है हम्म। या अमेरिका में है, कि वो किस दुख और तकलीफ का शिकार है हम्म। कि हमारे मसीही पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान में क्या सलूक हो रहा है। तो आपका इंटरनेशनल पॉइंट मीडिया ने बिल्कुल कवरेज ठीक है। क्यों नहीं दी? देखिए आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और यही हमारा कंसर्न भी था। हमने इस चीज़ पे रंज और दुख का इजहार भी किया, बल्कि इवन के हमने बीबीसी को पर्सनल कैपेसिटी में ईमेल्स की, हमारी कलीसिया के लोगों ने भी और औरों ने भी। वो ये था कि आपने इसकी कवरेज गलत की है। बीबीसी ने एक लाइन लगाई थी कि इस तरह का लिखा था कि एंग्री पर्सन बर्न्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, तो ना उसमें ये लिखा था कि भाई कौन लोग थे, क्यों किया गया, कुछ भी, बस छोटी सी एक लाइन लगा दी ना। तो आई थिंक मिसमैनेजमेंट है ऑन द बिहाफ ऑफ द अरेंजर्स, जो अरेंजमेंट करने वाले जो करता धरता थे। अब उसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो उनके कोई ताल्लुकात नहीं थे मसलन के, या उन्होंने सही तरीके से इसको एडवर्टाइज नहीं किया कि भाई आओ। ये चीज अगेन वही बात आती है कि जिसका काम उसी को साजे, ठीक है ना। चलें, मैं ये कहता हूँ कि जिसने अरेंज किया बड़ा अच्छा काम किया, ठीक है ना। हो सकता है उस शख्स की जो स्ट्रेंथ हो, जो उसका गिफ्ट हो, वो एहतजाज को अरेंज करने के हवाले से हो, ठीक है ना। कि मतलब मैं जी मेरी एक्सेस है कि जी मैं पुलिस के साथ बात कर सकता हूँ, लेकिन दैट डजंट मीन कि उस शख्स की एक्सेस इंटरनेशनल मीडिया में भी हो। दैट डजंट मीन कि उस शख्स की एक्सेस और जगहों पे भी हो। तो इसी जगह पर जैसे मैंने बोला है ना कि ऐसा कोई हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जिसमें हर शुबा है जिंदगी के लोग शामिल हों, और जिसमें मीडिया से लोग हों, जिसमें कलीसियाओं से लोग हों, चर्च लीडरशिप हो। जो पहला आपका क्वेश्चन का पहला हिस्सा था कि जो भी चर्च लीडरशिप आगे आगे नजर आई, ये गलत बात है कि जो पादरी हैं वो सियासी बन के भी आगे खड़े हों। भाई चर्चेज में ऐसे लोगों भी को भी आगे खड़ा करना चाहिए जो कि सियासत पर ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं, जो कि ज़राए अबलाग पर ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए।
तो शायद हमारा माइंडसेट ऐसा है कि जी पादरी साहब आ गए हैं तो उनको जरा मौका दिया जाए पहले। लेकिन वो मैंने कुछ तकारीर सुनी कुछ पादरी साहबान की, बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी, बड़ी सतही बातें, बेसिक बातें की, उन्होंने कोई प्रैक्टिकल बात की ही नहीं। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं थी ऐसे। अच्छा, वो फिर वही बात आ गई कि ऐसे लोग जो कहते हैं कि जी हम साल हर साल से सियासतदान हैं, उनकी तकारीर भी बड़ी अपसेटिंग थी और बिल्कुल सतही थी, उनमें कोई रोड मैप नहीं था। सो द थिंग दैट वाज मिसिंग वो ये था कि कोई हर एक बात बंदा कर रहा था अपनी अपनी बात, ठीक है ना, कोई एक इज्तिमाई कोई बात खास नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा फुकदान जो मीडिया का था वहां पे, उसका रीजन ये था कि किसी ऐसे बंदे को एंगेज नहीं किया गया था जिसके पास कोई ऐसी एक्सेस हो जो कि इन लोगों को लेटर्स लिख सके, इन लोगों से बात कर सके। शायद उसमें ये भी रीजन हो कि एकदम ये सब कुछ अरेंज हुआ विद इन 1 डे 2 डे, जिसने भी किया। तो उनसे पूछा जाए वो कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं था। तो फिर हम इस तरह कह सकते हैं कि भाई उनको फिर चाहिए था कि 1 वीक ठहर के कर लेते हैं ना। तो क्योंकि एक चीज मैंने देखी है कि इसमें दौड़ ये भी थी, एक दो और तंजीमें भी हैं जिन्होंने बाद में अरेंज किया एहतजाज, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे 2-3 वीक के बाद या 2 वीक के बाद या 1 वीक ऐसे किया। वो चाह रहे थे कि हम अलहदा रखें ताकि हम जो है वो अपनी चैरिटी में ये शो कर सके जी हमने ये किया। तो इस मामले में ऐसा इशू विजन है जो कि अच्छी। तो उस वक्त यानी कि अगर किसी ने कर ही लिया तो सबको साथ शामिल होकर कहना चाहिए था कि भाई चलो आप जिन्होंने अरेंज किया उनको कहना चाहिए था कि भाई वी नीड हेल्प, उनको अपना एक हाथ उठाना बिल्कुल। चाहिए था कि भाई। सारे और जिन्होंने अगर सारे ग्रुप्स मिल के करते तो यकीनन ये बिल्कुल एक बेहतर और बड़ा बिल्कुल एहतजाज होता। अच्छा तहसीन साहब, इससे पहले कि हम जड़ावाला के नफसियाती मसाइल के बारे में बात करें, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अगर अपने एजेंडा और सिफारशात के बारे में बता दें जो आपने हाई कमिश्नर के सामने रखी, मुख्तसरन अगर आप हमें बता दें बिल्कुल। तो। सबसे पहले मैंने उनके सामने जो बात की, मैंने कहा कि देखें आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी हम सिर्फ सजेशंस दे सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। सबसे जो जो जरूरी सिफारिश हमने रखी, हमने कहा कि जी भाई आप इस वक्त कानून ये बनाया गया था कि जब भी ब्लास्फेमी लॉ का किसी के ऊपर इल्जाम लगता है तो एसपी लेवल से नीचे एफआईआर नहीं कट सकती। यानी कि अगर कोई थानेदार, कोई एसएचओ, और जो बंदा है इंस्पेक्टर वो ये नहीं कर सकता, यानी कि एफआईआर जो होती है उसके लिए एसपी को इन्वॉल्व करना बड़ा जरूरी होता है, कई केसेस में कमिश्नर्स को भी। मैंने उनसे ये पूछा, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि इसमें ये किया जाए कि क्योंकि इस वक्त क्योंकि जितनी भी ये जो सियासी जमातें हैं वो जानबूझ के ये काम नहीं करते, क्योंकि उनको होता है कि हमारे ऊपर नाम ना आ जाए, ठीक है ना, हमें ये टैग ना लग जाए कि ये एंटी इस्लामिक है। तो मैंने कहा अभी तो एस्टेब्लिशमेंट है, अभी तो वैसे भी बुरी हुकूमत है, तो आप तो कर सकते हैं। तो मैंने सजेस्ट किया कि काउंटर एफआईआर कटे, यानी कि जब जब ये इल्जाम लगे, फर्ज करें तहसीन ने जो है वो सैमसन साहब पे या नुसरत साहिबा पे इल्जाम लगाने, तो दोनों के खिलाफ एफआईआर कटे। सिर्फ जिस पार्टी को अक्यूज किया जा रहा है उसके नहीं, जो कर रही है उसके भी। क्यों कि कल को अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये झूठी एफआईआर, ये झूठा इल्जाम था, तो जो लगा रहा है वो भी तो मुर्तकिब हो रहा है ना तौहीन का। तो इस तरीके से उसमें एक डिस्करेजमेंट आएगी कि वो गर्दन फंसती है। जब एफआईआर कट जाती है ना, तो एफआईआर को डिसमिस करने के लिए आपको अदालत के थ्रू जाना ही पड़ता है, आपको केस लड़ना पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि वो जब केस लड़ते हैं तो फिर वो जब ये वाली कदगन लग जाएगी ना, ये वाला सिस्टम आ जाएगा, तो फिर शायद मुश्किल हो जाएगी। दूसरा हमने सजेस्ट ये किया था कि जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। जैसे लिखा है कि हम सब मुसलमान हैं, सब पाकिस्तानी मुसलमान हैं, दूसरे जो जो गैर मुस्लिम उनको काफिर लिखा हुआ है। तो मैं से हमने कहा कि ये लैंग्वेज थोड़ी चेंज की जाए, थोड़ी टॉलरेंस लेके आई जाए, क्योंकि अगर बचपन से ये चीजें सीख रहे हैं नौजवान तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। तीसरा ये था कि सिलेबस में से जो रिमूव करना है, तो उसके साथ साथ जो गैर मुस्लिम लोग हैं, मसीही, हिंदू, सिख, या जो उनकी जो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक जो बड़ी बड़ी काविशें हैं, क्योंकि ऐसी बड़ी खिदमात हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दुनिया की किसी भी कंट्री में चले जाएं, अगर किसी ने कोई बड़ी खिदमत की हो किसी मुल्क की, तो उसका नाम बड़ा इज्जत से लिया जाता है। तो उसमें यानी कि ये सिलेबस में शामिल की जाएं ये चीज़ें। एक और चीज़ जो हमने सुजेस्ट की वो ये था कि जैसे साउथ अफ्रीका मॉडल है, साउथ अफ्रीका में जैसे खेलों की टीमें हैं उनमें, क्योंकि उन्होंने बड़ा ज़्यादा रेसिज्म का वो दौर देखा है, बड़ी बर्दाश्त की एपर्टाइड में। तो अब वो उनके कानून है कि जी एटलीस्ट 4 बंदे 4 बंदे मिनिमम हर टीम में, यानी कि वो होने चाहिए जो कि कलर्ड हो, यानी नॉन गोरे हो। तो एक परसेंटेज उन्होंने बनाई हुई है, आई थिंक 20% का कोटा। तो हमने सजेस्ट किया कि आप भी ऐसा करें कि हम टैलेंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए कह रहे। हम कह रहे हैं कि आप भी एक बंदा, जैसे क्रिकेट टीम है, सबसे बड़ी पाकिस्तान का स्पोर्ट क्रिकेट है,
तो एक बंदा गैर कौम का होना चाहिए, यानी गैर मुस्लिम होना चाहिए, चाहे वो हिंदुओं से आए, चाहे सिखों से आए, चाहे वो मसीहियों से आए, और उसके लिए आप कैंप लगाएं और आपको बड़े बड़े टैलेंटेड लोग मिलेंगे। ठीक है ना, पाकिस्तान में एक क्रिकेट खेलने वाले क्रेजी हर जगह पे हैं। ठीक है ना, क्रिश्चियनों में बहुत है, मैं खुद खेलता रहा हूँ, बड़े अच्छे लेवल पे खेले। तो ऐसे जरूर हैं जो कि ऊपर आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक सिस्टम ऐसा है कि वो, जब आप इस तरह की चीजें करेंगे तो एक एहसास होगा जो मेजोरिटी को कि भाई मिनॉरिटी को साथ लेके चलना है, माइनॉरिटी को होगा कि भाई हमें भी शामिल किया जाता है। कोटा सिस्टम हर जगह पे। तो ये चीजें हमने फिर सजेस्ट की, उनके सामने रखी। कुछ हमारी टीम में बंदे ऐसे थे जो सिर्फ ये चाह रहे थे कि उनको इनविटेशंस दिए जाएं आने वाले प्रोग्राम्स के। तो मुझे फिर उस चीज पे दुख हुआ, मैंने कहा भाई ये क्या बातें आप लेके बैठ गए हैं, इनविटेशन ना भी, हम सारे वेल टू डू हैं, हम सारे यहाँ पर अच्छा खाते कमाते हैं, तो हमें ना भी बुलाएं तो खैर है, लेकिन एज लॉन्ग एज के हम जब भी एम्बेसी आए तो किसी दुखी रीजन की वजह से ना आए। तो वो एम्बेसडर साहब हंसने लगे इस पे, तो कह रहे थे कि नहीं, हम आपकी सिफारिशात आगे लेके जाएंगे। तहसीन साहब, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान में भी हमारी कोई सियासी सियासी जो क़यादत ना कोई ऐसी काबिल जिक्र नहीं। अब हम्म। बहुत सारे कहते हैं हमें कि वहाँ पे इंग्लैंड में, बरतानिया में मेयर भी और डिप्टी मेयर भी, काउंसलर भी जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन क्यों हैं, तीन चार हैं नाम ऐसे। लेकिन ये जो सियासत में अदम दिलचस्पी है पाकिस्तानी मसीहों की, ये क्यों है? अगर यही एमपीए या इस तरह हमारे कुछ होते तो मैं भी हम ज्यादा बेहतर तौर पे दबाव भी बढ़ा सकते थे, लॉबिंग भी हम्म। कर सकते थे। इसकी वजह जरूर लाइएगा जी जी, सर। जी आई तहसीन। थिंक उसकी उसकी जो बेसिक वजह है वो हमारी मसीही तालीम है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि सियासत जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है और ये सब चीज़, ठीक है ना। मसीही तालीम ऐसी तालीम है, मसीही मज़हब ऐसा है जिसको, मज़हब को सेपरेटली देखा जाता है फ्रॉम द स्टेट। और आप ये भी देखें कि गुज़िश्ता चंद सदियों से स्टेट एंड रिलीजन को अलग रखा गया। इवन यूके में भी आप देखें कि या अमेरिका में देख लें, आपको इस वजह से नहीं इलेक्ट किया जाता कि आप क्रिश्चियन हैं या मुस्लिम हैं, आपको आपके प्योर जो पॉलिटिकल विजन है उस पर सिलेक्ट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है। तो हम लोगों को कलीसियाओं में ये बात चीज इंकरेज करने की जरूरत है, स्पेशली जो लोग एलएलबी करते हैं या लॉयर्स हैं, क्योंकि उनको इस चीज पे ज्यादा मेरा ख्याल है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपना केस रखना, मुद्दा बयान करना आता है, ज्यादा बेहतर आता है बाकी से। ऑन द अदर हैंड इस्लाम जो है उसमें सियासत जो है वो मजहब का हिस्सा है, वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल थिंग। क्योंकि जो इस्लामी खिलाफत थी और जो अंदाज था, जो चलने का तरीकाकार था, उसमें हुकूमत और हुकूमत साजी जो थी, ये सब कुछ उसका हिस्सा था। तो उनको अलहदा नहीं होना पड़ता। आप ये देखें कि पाकिस्तानी जो सियासत है उसमें इस्लामी पार्टीज क्यों हैं, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, क्योंकि उनके मुताबिक जो है वो मजहब के अंदर ये चीजें भी शामिल हैं। ठीक है, रियासत और तहसीन सियासत। साहब, जी। तहसीन साहब, ये एक ऐसा तासर जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम्म। बरतानिया में जैसे मजहबी, हमारी मजहबी जो है वो पास्टर या प्रीस्ट या पास्टर कह ले, वो ज्यादा अक्सरियत में है, आम लोग अक्सरियत में नहीं है। जिसका मतलब सियासत और मजहब तो अलग बात है ना। सियासत नहीं, में वो अलग है, हिस्सा अलग नहीं है, रहा। लेकिन जी अलग बात, बिल्कुल अलग बात है। जी। लेकिन मकसद ये कहने का था कि हमारी हमारी कलीसियाओं में सियासत को बुरी नजर से देखा जाता है, जो कि अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि सियासत का ताल्लुक, बाइबल में बड़ा क्लियर लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। ये रोमियो के खत में पौलुस रसूल ने बताया, ठीक है। तो हमें रियासत और सियासत का हिस्सा बनना चाहिए, पादरियों को नहीं बनना चाहिए। जरूरी नहीं कि पादरी ही सियासत में ही आ जाए। हाँ, ये है कि पादरियों को, कलीसिया में ऐसे नौजवानों को इनकरेज करना चाहिए कि भाई आप भी हिस्सा लें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरी मिसेस जो है वो काउंसलर के इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से जो है वो खड़ी हुई। अच्छा, एक और चीज है कि ये भी नहीं देखना चाहिए कि आप किस पार्टी को रिप्रेजेंट करें। जैसे अमेरिका में मैं कहता हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेट पार्टी, इट डजेंट मैटर, लेकिन ये चूंकि यही पार्टीज जो है वो पावर में होती हैं, ठीक है ना। या तो रिपब्लिकन में से कोई प्रेसिडेंट आएगा, या अभी जैसे रामास्वामी साहब हैं, वो बाय बर्थ जो अमेरिकन तो हैं, लेकिन वो उनकी नस्ल जो है वो इंडियन है। हम देखते हैं ऋषि सुनक जो है वो नस्ली तौर पर तो इंडियन है, तो वो भी आ गए हैं। फिर स्कॉटलैंड के जो हेड हैं वो भी पाकिस्तानी यानी बैकग्राउंड के ही हैं, पीछे से उनके जो बाप दादा। तो ये चीजें हो सकती हैं, बड़े अच्छे से हो सकती हैं, लेकिन कभी ना कभी शुरू। और ये भी नहीं कहना चाहिए कि भाई टू लेट हो गया, अब तो वो लोग इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, बहुत आ गए हैं, तो हम फिर रहने देते हैं। नहीं, ये भी बात नहीं, आप कहीं ना कहीं तो शुरू करें, नौजवानों को इनकरेज करें कि भाई काउंसलर के लेवल से शुरू करें, फिर आप मेयर पे जाएं, आप डेप्यूटी मेयर पे जाएं,
और इस तरह के जो मुद्दे हैं आहिस्ता 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 ऊपर जाएंगे। लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा काम भी करना पड़ता है, क्योंकि जब आप किसी पार्टी की मेंबरशिप लेते हैं तो ग्रास रूट लेवल पे आपको बड़ा कुछ करना पड़ता है। मुझे याद है कि जब इश्कायना के वो कैंपेन कर रहे थे, मैं भी जा जाके, हम लीफलेटिंग किया करते थे, घरों में जा जाके लीफलेट्स कर रहे हैं, डोर नॉकिंग कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कन्विंसिंग कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही बेसिक और बड़ा ही बोरिंग काम है और बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें आपको बहुत पैदल चलना पड़ता है। तो लेकिन हमने इस चीज़ को ऐसे लिया कि ये कोविड का टाइम था, तो इसको एज अ एक्सरसाइज, यानी कि एक वर्जिश हो जाती थी हमारी, कि हम कई कई मील पैदल चलते थे और जा जाके घरों में फेंक रहे हैं चीज़ें, लीफलेट्स। तो आई थिंक कि ये हौसला, ये जज्बा होना चाहिए। और हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को हर तरीके से, हर पार्टी का हिस्सा, यूके में इसको तीन मेन पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, लेबर है और लिबरल डेमोक्रेटिक है, ये तीन मेन पार्टीज हैं। इन तो तीनों का हिस्सा बनना चाहिए। तहसीन साहब, आप बर्तानिया में रहने वाले मसीही नौजवान को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं कि वो भी सियासत में आए और अपने लिए और अपनी कौम के लिए कुछ करें? आई थिंक मोटिवेशन यही है कि उनको बताया जाए कि भाई कौम के लिए कुछ करें, सबसे बड़ी बात ये। क्योंकि मैंने देखा है कि जो सेकंड या थर्ड जनरेशन है, सैमसन साहब इस चीज को सेकंड करेंगे, आई डोंट नो अमेरिका में शायद क्या होगा, दे डोंट सी themselves एज पाकिस्तानी। वो कहते हैं हाँ हमारे माँ बाप या बाप दादा पाकिस्तान से आए थे, लेकिन पाकिस्तानी हालात, पाकिस्तान के मसाइल, उनके साथ उनका खास कोई लगाव नहीं है, ताल्लुक वास्ता नहीं है। वो ये नहीं, उनको उनको वो दर्द नहीं होता जो शायद हमें हो, जड़ावाला में जो हुआ, हम तड़प गए। लेकिन जो थर्ड जनरेशन का इधर बंदा, उनको तो पता ही नहीं जड़ावाला है क्या। ठीक है ना। तो ये चीज बड़ी जरूरी है पेरेंट्स के लिए भी, कि उनको बताते रहें कि अगर आप इस कंट्री की सियासत में आएंगे, तो आप जो है वो इस कंट्री की सियासत में आकर बैक होम, जो आपके बाप दादा हैं का कंट्री है, जो आपका मदरलैंड है, उसके लिए भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। सो ये इसको चीज उनको बताएगा जरूर, कौन? तहसीन साहब, अब बताएगा कौन? सारे सारे बताएंगे, हम बताएंगे, नहीं, माँ पेरेंट्स बाप, बताएं, अगर तो माँ बाप ही नहीं जाना पसंद करते पादरी, पाकिस्तान में, उनको पास्टर बताएं, पाकिस्तान पास्टर जी, बताया ही बताएं। मैं नहीं। भी आपसे यही कहने वाली थी कि चर्च हमारे पास एक ऐसी तंजीम है जहाँ पे मसीही आते हैं, हर सारे गैदर हो इतवार को जाते हैं, आते गैदर हो हैं, हर जाते हैं, हाँ जी संडे हाँ जी, को बिल्कुल। आते हैं। तो क्या फोरम है वो वो। बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम वहां से अपने नौजवानों को मोटिवेट करें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं करता हूँ, हम करते हैं, हम अपने जो जब भी खड़े होते हैं वहां पे, हम ये बताते हैं, फोर्स कन्वर्जन के बारे में बताते हैं, और हम बताते हैं कि भाई ये काम ना होना चाहिए। और हमने अपने चर्चेस में जब जब ये इस तरह के इश्यूज हुए, हमने बाकायदा इस पर मैंने शेयरिंग भी किया, प्रीचिंग भी की है, और बताया है कि ये हमारा, लेकिन हम आटे में नमक के बराबर हैं। ठीक है ना। मेरा ख्याल है कि जैसे नुसरत साहिबा आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हमारे पास एक बना बनाया फोरम है, जहाँ पर लोग आते हैं, और वहां पर जो है वो पास्टर साहिबान ये करें, और पास्टर साहिबान एग्जाम्पल सेट करें कि भाई मैं चौधरी नहीं बनना। हम कलीसिया में ऐसे बुजुर्गों को या ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे जिसमें मिक्स हो, कुछ बुजुर्ग हो, कुछ नौजवान हो, जो कि लीडरशिप के तौर पर खड़े हों, हम साथ खड़े होंगे एज पासवान। तो हम ये करें। लेकिन आई थिंक कि ये एक ऐसा जर्नी है जो बड़ा सब्र आजमा है, और इसमें काम किया जा सकता है। लेकिन इसका जो मुश्किल पार्ट है कि वो सब्र के साथ शुरू किया जाए, समवेयर वी नीड टू स्टार्ट समवेयर, अदरवाइज फिर यही होता रहेगा। तो आई एम नॉट गोना आप से कि इट्स टू लेट या टू अर्ली, लेकिन ये है कि आने वाले दिनों में अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें रुक जाएं, तो अब जो है वो आगाज करना जरूरी है। तो आप तो नहीं समझते कि ये सही वक्त है इन चीजों को शुरू करने का? क्योंकि पास्ट में भी ये देखा गया है कि चाहे शांति नगर का मसला हो, चाहे जैसे जड़ांवाला में हुआ, तो हम एकदम से खड़े हो जाते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारी तहरीक जो है दम तोड़ जाती हैं। तो हम हम ऐसे रिएक्टिव टाइम हैं। में क्यों नहीं करते और इसको मुस्तकिल बुनियादों पे क्यों नहीं बिल्कुल। करते कि हम्म। किसी भी आने वाले सानिए से हम बच सकें और अपने बिल्कुल। नौजवानों को ये शऊर दे सकें कि हम्म। वो इसमें पार्टिसिपेट करें? हम सेल्फिश हैं जनरली। सेल्फिश इसलिए कि हर बंदा कमाने खाने के चक्करों में पड़ा हुआ है, कि भाई हम आ गए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने रिश्तेदारों को बाहर नहीं बुलाना चाहते। मैंने उनसे पूछा, मैं कि आपको तो अच्छा खासा सेटअप है, तो आप, वो कहते नहीं, हम नहीं चाहते वो हमारे बराबर आ जाएं, हम चाहते हैं कि वो, अच्छा वो उनको पैसे भी भेजते हैं मंथली बेसिस पे। वो क्यों, तो उनको ये मजा आता है कि जी मैं उनको सपोर्ट करता हूँ और वो मुझे अपने माई बाप के तौर पर देखते हैं, अन्नदाता के तौर पर देखते हैं। बड़ी शर्म की बात है, भाई खुदा देने वाला है। ठीक है। तो अच्छा, लेकिन उनको कहो कि भाई आप ये जो इतनी जो हेडिक ली हुई है, मंथली हजारों रुपए भेज देते हैं, तो उनको इधर ही बुला लो, ताकि वो हर बंदा अपनी अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। वो कहते हैं नहीं, हम नहीं करना चाहते कि वो हमारे बराबर आ जाएंगे। तो इस तरह की घटिया सोचे भी हैं लोगों में। आई बिलीव, आंसरिंग योर क्वेश्चन, वो यही है कि हम बड़े सेल्फिश लोग हैं। पहली बात, सेल्फिश इज इन अ सेंस के
हम अपनी बढ़ाई, अपनी भलाई, अपनी अमारत यानी अमीरी, अपना रुपया पैसा, अपना लाइफस्टाइल, अपने ठाट बाट तो चाहते हैं। और दूसरा ये कि हम रिएक्टिव है। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव में बड़ा फर्क होता है। प्रोएक्टिव वो होता है जो बगैर किसी रीजन के आप कौम के लिए कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। रिएक्टिव होता है कि जब कुछ हो जाए, आग लग जाए, मारे गए, लुटे गए, तब आप उठते हैं और कहते हैं जी ओहो हमें कुछ करने की जरूरत है। और जब फिर सब कुछ हो जाए, और ये आई थिंक ये पाकिस्तानी माइंडसेट वैसे भी है। पाकिस्तान में पिछले दिनों में कितने बड़े बड़े स्कैंडल्स उठे, लेकिन लोग भूल भाल जाते हैं बड़ी जल्दी। हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट टर्म है। जैसे ही 2-4 वीक गुजरते हैं हम भूल जाते हैं, हम अपने चक्रों में पड़ जाते हैं। तो बड़े मटेरियलिस्टिक सोच है। इसके लिए इंसान का विजनरी होना बड़ा जरूरी होता है। विजनरी वो होता है जो कि कुछ नजर भी नहीं आ रहा होता तो विजन रखता है, वो जेहन में प्लानिंग करके बैठा होता है कि भाई मैं आंदा 10, 15, 20, 50 साल में हमारी कौम को यहाँ पे देखते हैं। इसको फेथ के साथ विजन कहते हैं। तो वो है ही नहीं, क्योंकि आप विजन रख ही नहीं रहे। आप तो रिएक्टिव हैं। जब भी कोई आग लगती है, जब भी कोई बंदा मारा जाता है, जब भी इल्जाम लगता है, हम झंडे लेके, हम बैनर्स लेके पहुंच, और फिर हम जो है एक दूसरे के भी पकड़ रहे होते हैं, तो बुरा भला भी कहते हैं, आई और एग्री। फिर हम अपने चक्रों में चले जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। जी बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ, क्योंकि डेकेड से यही हो रहा है। पिछले 2 डेकेड से अगर हम देखें तो ये बेहुरमती के वाकयात में शिद्दत पसंदी आई है, लेकिन हमारी हम्म। तंजीमों और हमारी मसीहों की तरफ से कोई मुस्तकिल प्लान या तंजीम सामने नहीं आई जो इनको प्रोटेक्ट करे, कर सके। आई थिंक शहबाज तहसीन भट्टी साहब। साहब ने बात की थी। शहबाज भट्टी साहब ने थोड़ा सा, लेकिन उसके चक्कर में उनको मार ही दिया गया। तो उन्होंने जी यानी कि बिल्कुल। रिक्वेस्ट की थी कि कोई तरमीम की जाए, और उनका साथ देने वालों में गवर्नर साहब भी शामिल थे, सलमान तासीर, और उनको भी मार दिया गया। तो ये बेसिकली ये चीजें हैं। मेरा जाती ख्याल है कि पाकिस्तान में इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग है, फौज का ज्यादा इख्तियार है और दायरा, ये बड़े आईनी हाथों से निमट सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की डेमोग्राफी को समझना बड़ा ही डिफिकल्ट है, क्योंकि हम मुजाहिदीन को सपोर्ट भी करते हैं, और हम कोई बंदा धमाका कर दे हम कहते हैं जी ये इस्लाम की तालीम भी नहीं है। तो बड़े कंफ्यूज लोग हैं वहाँ पे, जो मेजोरिटी लोग हैं वो भी बड़े कंफ्यूज हैं कि भाई हम जिहाद को सपोर्ट करें या कंडेम करें। तो ये एक अजीब माइंडसेट है, और हमारे लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो जी मैंने तो यहाँ तक ये तकरीर में कहा था कि भाई 33 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे बगैर वीजा के एंट्री है। मेरे लिए शायद किसी और जगह पे जाके रहना शायद मेरे लिए ऐसा बेहतर हो जाए कि मैं पाकिस्तान में फंसा रहूं। तो खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये काम बढ़ता गया तो ऐसा वक्त भी आएगा कि लोग अफ्रीकी ममालिक में जाके रहना, मुशक्कत करना ज्यादा अपने लिए बेहतर समझेंगे, बजाय इसके कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में फिर रहने। तो ये हालात जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कंट्रोल करें, क्योंकि ये बड़ा नुकसान हो जाएगा फिर। जी बिल्कुल, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी अपने अरूज पे है। लेकिन इस सारी डिस्कशन के बाद मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, और ये सवाल जो है जड़ांवाला के रिहायशियों से मुतालिक है कि अब वहाँ पे इस सानिया के बाद बहुत से नफ्सियाती मसाइल उभर के सामने आ रहे हैं। वो खौफ और हरास का शिकार हैं। बल्कि ये कहना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो खौफजदा है, क्योंकि जिस तरह की इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी की लहर वहां पे है। तो वहां पे जाके जॉब्स करते हुए और किसी को कुछ कहने से डरते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हमने कोई भी ऐसा लफ्ज निकाल दिया या कुछ भी ऐसा कर दिया तो इसी को बेस बना के ये हमारे खिलाफ बेहुरमती का मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो आप कुछ इस पे रोशनी डालेंगे कि इस सूरत से हाल से निबटने के लिए और अपने मसीहियों को वापस नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं? क्योंकि हम्म। अगर देखा जाए तो ये हमारा मजहबी और कौमी फरीजा है कि हम उन्हें हेल्प करें। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। तंजीमों को करना चाहिए, लेकिन जो आपने सवाल किया ना उसके पीछे जो सोच है वो हमारे मगरबी एक्सपीरियंस की अक्कासी करती है। क्योंकि यहाँ पर रीहैब हैं, यहाँ पर ऐसे इदारे हैं। अगर कोई पीटीएसडी में से गुजरा है या ट्रॉमा में से गुजरा है तो हम कुछ करते हैं। पाकिस्तान में तो लोगों के नाम नहीं सुना हुआ पीटीएसडी क्या है और ट्रॉमा क्या होता है। वहाँ पे तो जो थोड़ी जहालत भी थोड़ी ज्यादा ही है। तो पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम्स हैं उनके बारे में लोग बात तक नहीं करते। आप देखें कि जो लोग उस वक्त खौफजदा होंगे, जिन्होंने खेतों में वो रात गुजारी होगी, स्पेशली छोटे बच्चे, अब वो उनका कैरेक्टर बिल्डिंग क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ना उधर के लोगों को इस चीज़ की सेंस है। तो आई थिंक के जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं उनको खड़ा होने की जरूरत है।
क्योंकि ये जो इमेज जाता है, इस दफा ये जरूर हुआ, मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े जो मुसलमानों के थे, इवन मेरी पोस्टों पे भी हुए, कि उन्होंने अफसोस का इजहार किया, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ। आई बिलीव कि जब मेजोरिटी ऑफ जो पढ़े लिखे मुसलमान भी खड़े हो जाएंगे कि भाई हम नहीं चाहते कि हम इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जत हों, और ये बार बार यही चीज होती है, सबको पता है कि ये जाहिल लोग करते हैं, और वो लोग करते हैं जो कि किसी रीजन की वजह से, अपने जाती अनाद की वजह से ये काम कर देते हैं। तो मेजोरिटी मुसलमानों को खड़ा होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि भाई ये काम खत्म करो। जब तक मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इस चीज के बारे में खड़ी नहीं होगी, जो कि फार फेच्ड ड्रीम है, लेकिन आई थिंक के हमें कतरा कतरा करके ये काम करते रहना चाहिए, कलीसियाओं में इंकरेजमेंट करनी चाहिए, और आवाज बुलंद करते रहना चाहिए। लेकिन अगेन वही बात है, सैमसन साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा जो शुरू में उन्होंने की, कि तंजीम साजी करके एक बॉडी ऐसी बनाई जाए, क्योंकि जब आप एक तंजीम के तौर पर जाते हैं, आप एक बड़े ऐसे फोरम के तौर पर जाते हैं, थिंक टैंक के तौर पर जाते हैं, तो आपकी आवाज में वजन भी होता है और आपकी बात को अगले सुनने पर मजबूर भी होते हैं। थैंक यू। जी तहसीन जैसे साहब, साहब। मैं ये पूछना ये चाहूंगा कि हमारे मसीहों के अंदर जो जिम्मेदारी नहीं है, यकजहती नहीं है। चर्च लेवल पे तो बात हर कोई कहता है आप चर्च नहीं आते, ये होता है, ऐसे ही शो होता है, जैसे उन्हीं के चर्च में खुदा रहता है, दूसरे में नहीं है यकजहती की। ओवरसीज में, इंग्लैंड में तो, बरतानिया में हम देखते हैं कि वो कहते हैं ठीक है यकजहती है, क्योंकि ये दूर दूर रहते हैं। कुछ अगर लूटन में है तो लेस्टर में है, बर्मिंघम में है। लेकिन मैं माफी के साथ कहूंगा कि इनकी यकजहती कोई नजर नहीं आती। क्या ये कोई तकसीम है इनके अंदर, या अगर हम कुछ बेहतरी चाहते हैं पाकिस्तान में, तो हमें यकजहत तो होना पड़ेगा, बिल्कुल। इकट्ठा होना आई थिंक पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा वजह जो है ना, बदगुमानी है और हम्म। सेल्फिश थॉट्स हैं। एक हम्म। तो ये है कि मैं आपसे बदगुमान हूँ, शमस साहब आप मुझसे रहेंगे, कि भाई इसका अपना क्या मफाद है। हम्म। हर बंदे को यही लगेगा कि जी अच्छा ये कोई तंजीम बनाना चाह रहा है, तो नुसरत साहबा कहेंगी जी तहसीन साहब ने को लगता है गोरा गोरा घेर लेते हैं और पैसे पैसे खींचेगा उसको तो ये, तो फिर वो लोग कहते हैं जी हम क्यों बीच में शामिल। तो ये एक क्योंकि उसकी एग्जांपल्स हैं, ऐसा नहीं है, ये वो दूध के जले वाली बात है कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तो एग्जांपल्स ऐसे ही हैं पहले कि वो मसला हो जाता है। आई थिंक हम पुराने जो हमारे जो ऐसे जो नकूश हैं जहनों पे छोड़े हुए, उनको अगर हम किसी तरह भुला दें और यकजहती की तरफ आए, तो ये बड़ा खुशाइंद बात होगी, बड़ा खुशाइंद कदम होगा। मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोटेस्ट में एक दो पादरी साहबान को मैं पर्सनली जानता हूँ जो इस वजह से शामिल नहीं हुए कि सानू पूछा नहीं सी किसी ने। अब मतलब बंदा पूछे कि अब वही बात अगेन आ गई कि चलें, जो भी जी। हुआ गलत हुआ, जिस तरीके से अरेंजमेंट हुआ हम्म। ठीक नहीं था, शायद बेहतर हो सकता था, लेकिन हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ तब्दील होने की जरूरत है, तरीक़ेकार बदलने की जरूरत है, यूनिटी लाने की जरूरत है हमारी कलीसियाओं में। और आई थिंक इसमें जो लीडर्स हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको बहुत बड़ा किरदार अदा करने की जरूरत है, कि लोगों को डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे ये तालीम दें कि यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी के साथ यूनिटी भी, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये एक बड़ा बेसिक चीज़ है जो हम बचपन में से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये करना बड़ा जरूरी है। तो सिंह साहब, वैसे तो प्रोसेस हिजरत का चलता रहता है और नई आती रहती है पौध, लेकिन जिस तेजी से मुल्कों की इमिग्रेशन को रोका जा रहा है, वीजा नहीं दिया जा रहा, तो ये एक दिन तो ऐसा ही होगा कि ये जो नस्ल हमारी जाती है वो पाकिस्तान से बिल्कुल ही ना वाकिफ सी हो जाएगी, हम रह जाएंगे। हम्म। हम क्या करेंगे फिर? इसका मतलब हम्म। है फिर उनके हाल पे छोड़ दिया जाएगा उनको, पाकिस्तान को, क्योंकि हमेशा ओवरसीज अपने मुल्क के लिए एक दबाव का रखते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी हो, मतलब हाँ जी बिल्कुल है। नाइंसाफियों के आई खिलाफ थिंक वो उस एक। जी। ग्रास रूट लेवल पे सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि हम्म। हर हम्म। फैमिली अगर ये जो इधर रहते हैं वो जो डिसाइड कर ले, हम्म। गैरों को ना करें, अपने बहन भाइयों को कर दें कि हम हम्म। सपोर्ट करेंगे और हम किसी ना किसी तरीके से कोई बंदा ले आएंगे, ठीक है ना। हम्म। तो ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो लोग जब तक उस पाकिस्तान में जो फैमिलीज उसमें कोई ना कोई आता रहेगा, तो वो ख्वाहिश, वो एक फीलिंग जिंदा रहेगी, क्योंकि वो तो हम्म। फर्स्ट हैंड आए हैं ना, तो फर्स्ट जनरेशन आए हैं। दूसरा ये है कि सपोर्ट करने से हमारी कौम के हालात थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। हम एक और कोशिश कर रहे हैं कि जो मसीही जो लोग हैं, पाकिस्तानी मसीही, उनको स्टेटस दिया जाए रेफ्यूजी का। इस वक्त इंग्लैंड में
अहमदी ऐसी कम्युनिटी है जिनको जिनको यानी कि जो स्टेटस है उसको कहते हैं परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, ये एक स्टेटस होता है। जैसे ही आप लैंड करते हैं और आप ये कहें कि मैं अहमदी हूँ, यूके में अगर लैंड करें, आपका पहला दिन है यूके में, आप एयरपोर्ट पे कहना कि मैं अहमदी हूँ, तो आपको असाइलम मिल जाएगा। कोई सवाल, कुछ कोई खास पूछ पड़ताल नहीं है। हॉलैंड में ये हो चुका हुआ है, अगर आप कहें कि मैं पाकिस्तानी क्रिश्चियन हूँ तो आपको मिल जाता है। ये उधर की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी, उन्होंने बड़ी एफर्ट करके ये काम किया है। आई थिंक कि हमें एक कैंपेन चलाने की जरूरत है कि अमेरिका में, इंग्लैंड में ऐसा स्टेटस बन जाए कि जब आप कहें कि मैं पाकिस्तानी क्रिश्चियन हूँ और मैं परसिक्यूटेड हूँ, तो वो उस चीज़ को हक सच समझें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे बड़े बड़े पादरी साहबान जो बैक होम है, जो जिनके बड़े बड़े चैनल्स हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं नहीं, हमें तो कोई मसला ही नहीं है। तो अमेरिकन जो पॉलिसी साज हैं, उनके ताल्लुकात उन लोगों से हैं, तो जब उनसे पूछते हैं, हमारे एमएनएस भी रह चुके हैं, सेनेटर्स भी रह चुके हैं, हमारे टीवी चलाने वाले भी, वो जब उनसे लीडर्स से पूछा जाए, आप ये देखें कि ये जो इधर हुआ था मसला, जब लाहौर में एक छोटा सा टाउन था जिसको जला दिया गया था, क्रिश्चियन बस्ती थी, जोसेफ कॉलोनी, जोसेफ कॉलोनी। जोसेफ कॉलोनी में, तो बदामी तो बाग। वहां से ढेरों ढेर लोग गए थे हाँ, थाईलैंड। थाईलैंड, मलेशिया, कोई थाईलैंड, बिल्कुल। वो तो ज्यादा हमारे लोग। एक जी। सबसे बड़े पादरी साहब जो हैं, वो खुदा उनको फजल दे, और वो वहां पे पहुंच गए। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसा तो हमें तो पूरी आजादी है। और वो लोग बीच में ही लटक गए सारे। अब वो कह के तो आ गए, ठीक है ना। तो अब वहां पे जो थाई गवर्नमेंट थी, उन्होंने फिर उनको पकड़ कर शुरू कर दिया। अब वो ना आगे जा सक रहे थे ना पीछे आ सकते। तो वो हजारों जिंदगियां मुतासर हुई। तो भाई अगर कह ही देते, चलो, अगर आपके अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि आप कहें कि जी हमें मसला है, तो फिर कुछ भी ना बोलो, आप बयान ही ना दो, अच्छा या बुरा ना ही दो। खामोश रहना कई दफा ज्यादा बेहतर होता है। कुछ जाते ही ना, मैं तो कहता हूँ कि इतनी आपको तकलीफ थी, आप गए ही क्यों, ठीक है ना। तो आप उधर जाके क्यों विजिट कर रहे हो पहले, क्योंकि उस चक्कर में शायद उनको कोई पैसे पुसे मिलने थे। लेकिन अगेन अगेन जो फजूल बात है वो ये था कि भाई आप फिर अलहदा रहो, आप कुछ कर नहीं सकते तो फिर कुछ भी ना करो ना। तो आप गंद क्यों डाल रहे हो, आप कौम के लिए मजीद रुकावटें क्यों पैदा करो। वो जो लोग चले गए थे उधर थे, उन सबको कहीं ना कहीं कनाडा कनाडा सेटल कर देना था उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया कनाडा। लेकिन ये था कि उस एक बंदे की वजह से हजारों लोगों के मुकदमात जो थे वो खराब हो गए। जी, तो बहुत शुक्रिया ये बड़ा नुसरत दुख वाली बात हुई। भट्टी साहबा। आपका भी बहुत 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 शुक्रिया कि आपने बड़ी अच्छी तरीके से चलाया। फिर तहसीन साहब, आपने भी बड़ी खूबसूरत बातें की। और थैंक यू। मैं ये चाहूँगा, जाते जाते ये ज़रूर पैगाम दूंगा कि हमें यकजहती का मुजाहरा करना, हमें आने वाली जो नस्लें हैं, हमारी छोटी हैं, इनको अपना बताना पड़ेगा। अब आबाई मुल्क पाकिस्तान के बारे में बताना पड़ेगा, ताकि वो शनासा हो, उसके लिए जदोजहद करें। और प्रोसेस सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक एहतजाज कर लिया, किसी ने दूसरा कर लिया। एहतजाज ये एक मुसलसल जदोजहद है जो जारी रखने की जरूरत है, तब जाके हम कामयाब होंगे। दूसरा, जो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं वहां क्यों नहीं सियासत में आते, तो मैं उनके गोशगुजार करूंगा कि सियासत के लिए एक मजाज, सियासी मजाज और एलिजिबिलिटी, या ऐसा करना पड़ेगा कि हम, क्योंकि ये प्रोसेस है किसी भी जमात के, लेबर पार्टी या कंजर्वेटिव या बाकायदा इंटरव्यू लेते हैं, जो उस पर कामयाब होता है उनके मुताबिक पूरा होता है, तो फिर आते हैं। तो आप सबसे इजाजत चाहेंगे। तो बहुत शुक्रिया नाजरीन। बहुत शुक्रिया अ, नाजरीन आपका कि आप थैंक यू। हमारे साथ शामिल होते हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल से वाकिफ रहते हैं। जी आप सबका बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक खुश रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।